देखिए, महाराष्ट्र ने 10वीं की परीक्षा ना लेने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने उसमें अलग तरीके से फैसला किया है। हम कोर्ट के सामने बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा होती है। सारी चीज़ों का अभ्यास करके सवाल इसमें यह है कि 12वीं के आधार पर फैकल्टीज तय होती है, उसी के आधार पे मेडिकल के एडमिशन होते हैं, उसी के आधार पे इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के एडमिशन होते हैं। तो कैसे ये बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से एडमिशन प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों का अभ्यास करके महाराष्ट्र बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। नहीं, लेकिन क्या एचएससी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा या नहीं, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री ने सीबीएसई के छात्रों के लिए निर्णय लिया है। संख्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12वीं के अलग परीक्षाएं होती हैं, उसको लेके क्या किया जा सकता है, पूरी तरह से मंथन होगा। उसके बाद राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन परीक्षा रद्द करने के बाद जो फर्दर स्टडीज़ है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सीबीएसई बोर्ड ने कोई भी उसका ऐलान नहीं किया। क्या नीट होगी कि नहीं, एंट्रेंस टेस्ट होगा कि नहीं, ये सारे सवाल हैं। उसको लेके हमारा शिक्षा विभाग निर्णय करेगा। काल पंतप्रधान महोदयांनी जाहीर केला की सीबीएसईच्या 12वीची परीक्षा होणार नाही। आधी महाराष्ट्रामध्ये 10वीच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतर लोक न्यायालयात गेले, तो अजून न्यायप्रविष्ट आहे। महाराष्ट्राची 12वीची परीक्षा याच्या बाबतीत निश्चित रूपाने राज्य सरकार पूर्ण अभ्यास करून पुढचा निर्णय जाहीर करेल। पण या निर्णयामुळे नीटच्या परीक्षेचं काय होईल, मेडिकलला जाणारे जे विद्यार्थी आहे त्यांना कसं मेडिकलला जाता येईल, इंजिनिअरिंगचं काय होईल, लॉचा काय होणार आहे, मॅनेजमेंट कोर्सेससाठी विद्यार्थ्यांना कुठल्या पद्धतीने पुढे जायचं, हे सगळे प्रश्न उत्तरित आहे। त्यासाठी सखोल अभ्यास करून या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार पुढे निर्णय घेईल। नाही, पण तुमची परीक्षा रद्द करणार की नाही, तेच मी बोलतोय की याचा अभ्यास करूनच आम्ही निर्णय घेऊ। पंतप्रधान एक जाहीर करताय, घोषणा करणे आणि त्यांच्या घोषणेनंतर काही ऑप्शन उपलब्ध आहे, कुठल्या पद्धतीने या मुलांना डॉक्टर होण्यासाठी काय करावं लागेल, इंजिनियर होण्यासाठी काय करावं लागेल, लॉसाठी पण एंट्रन्स टेस्ट असतात, त्याचं काय होईल, हे सगळा अभ्यास केल्यानंतरच निर्णय सरकार घेईल। पंतप्रधान यांनी निर्णय सीबीएसई बोर्डचा घेतलेला आहे। राज्य सरकार 12वीच्या स्टेट बोर्डच्या बाबतीत सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेईल। स्वभाव है वो लगातार बदल रहा है, अगर वो और तेजी से बदला तो तीसरा लहर जल ला सकता है। महाराष्ट्र में 9000 जो बच्चे हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। अहमदनगर में 9000 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। शुरू से आज तक का वो आंकड़ा है। इसी तरह से अन्य जिलों में भी बच्चों में कोविड पॉजिटिव के केसेस आए हैं, जिसका परसेंटेज लगभग 1.5% है। बच्चों को लेके राज्य सरकार गंभीर है, उसका अलग से टास्क फोर्स बनाया गया। हर सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड बनाने का आदेश दिया गया है। उनके लिए आईसीयू के अलग यूनिट बनाने की तैयारी की गई है। जहाँ तक वेरिएंट जिस तरह से म्यूटेट हो रहा है, जिस तरह से अलग अलग रूप धारण कर रहा है, चिंता का विषय है। निश्चित रूप से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, उसके बाद किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है देखना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं करने के काम में जुटी है। छोटे छोटे अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आरटीपीसीआर की क्षमता भी बहुत सारे जिलों में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भविष्य में कुछ चीज़ें हो तो हम उसके लिए तैयार रहें, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेके हमारी चिंता है। केंद्र सरकार लगातार ऐलान कर रही है कि हम दिसंबर के अंत तक
सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन उसका कोई प्लान लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि इस साल महीने 12 करोड़ हमारे वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी ढंग से चार्ट बनाया नहीं जा रहा है। निजी अस्पतालों में जो प्राइवेट लोग दवाएं खरीद के, इंजेक्शन खरीद के टीकाकरण कर रहे हैं, उसका डाटा भी केंद्र सरकार राज्यों को शेयर नहीं कर रही है, जिससे पूरी तरह से डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। फडणवीस का पवार साहब से मुलाकात, उसके बाद एनसीपी की मीटिंग, कयास लगाए जा रहे हैं और उनका बयान भी है देवेंद्र फडणवीस का कि हम अभी तो नहीं बनाएंगे लेकिन जल्द बनाएंगे सरकार। कैसे देखते हैं, क्या ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पिछले 1.5 साल से देवेंद्र जी लगातार तारीख पे तारीख का ऐलान कर रहे हैं कि हम जल्द सरकार बनाएंगे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पूरी 1.5 साल में नहीं हुई। महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, 5 साल सरकार पूरा करेगी, आगे भी जनता हमें विश्वास हमारे में जताएगी और फिर हम सरकार बनाएंगे। हमें लगता है हताशा में इस तरह से देवेंद्र जी, चंद्रकांत पाटिल जी बयान देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है जो विधायक अन्य पार्टी से सत्ता के लोभ में बीजेपी में गए थे वो छटक ना जाएं, इसलिए इस तरह का लगातार बयान वे देते आते हैं। एमवीए के नेताओं में भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, वो एक दूसरे से नाराज चलते रहते हैं, इस तरीके की भी घटनाएं सामने आती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास और तेज हो जाते हैं। इस पे क्या है, फडणवीस बद्दल या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचे नेते वारंवार सांगत राहत आहे की लवकरच लवकर आम्ही सत्ता स्थापन करू, तारीख पे तारीख ते देत जात आहे आणि त्यांची एकही भविष्यवाणी सत्य होत नाही। ते कुठेतरी हताश झाले आहे। त्यांच्या पक्षामध्ये इतर पक्षातून जे गेलेले आमदार आहे ते कुठेतरी पक्ष सोडून पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये जाणार काय या भीतीमुळे या प्रकारे ते बोलत राहत आहे। तिन्ही पक्ष एकजुटीने काम करत आहे। अडचणी असतानाही कोविड असेल, चक्रवात असेल, अवकाळी पाऊस असेल, सर्व परिस्थितीला मात देऊन महाराष्ट्राच्या जनतेला मदत करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीच्या सरकारची आहे आणि त्यामुळे जनता संतुष्ट आहे। नुसता भाजपची लोक वारंवार या प्रकारे बोलून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम करत राहत आहे आणि त्यांचा एकच कार्यक्रम आहे की त्यांच्या पक्षाची लोक पक्ष सोडून जाऊ नये, त्यासाठी या प्रकारे ते बोलत राहत आहे। इस तरीके से अटैकिंग है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट ही एंटी नेशनल। स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल एजुकेशन विभाग को रामदेव बाबा जी के बयानों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस देश में एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, ये सारी मेडिसिन को मान्यता दी गई। उसके लिए अलग अलग मेडिकल काउंसिल बनाए गए और जो साइंटिफिक तरीके से जो भी थेरेपी है वो कारगर है, उसके इलाज करने की सारी व्यवस्थाएं देश में बनाई गई। रामदेव बाबा कोई डॉक्टर नहीं, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल काउंसिल से उन्हें कोई डिग्री नहीं दी गई, लेकिन इलाज को लेकर लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं। एलोपैथी को लेकर बयान देते हैं, आयुर्वेद से इलाज की सलाह देते हैं। हमें लगता है जो व्यक्ति किसी भी मेडिकल काउंसिल से कोई डिग्री जिसके पास नहीं, वो किसी को इलाज की सलाह नहीं दे सकता। फिगर डिग्री के डॉक्टर अगर कोई बनना चाहते हैं तो पूरी तरह से चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है कि देश के संविधान में साइंटिफिक तरीके से ही पूरे देश का कामकाज चलेगा। अविश्वास, अंधविश्वास का प्रचार अगर कोई करता है
हमें लगता है उससे घातक कुछ हो नहीं सकता। रामदेव बाबा, अगर उनके पास कोई आयुर्वेदा के मेडिकल काउंसिल की डिग्री है तभी वो उसका प्रचार या लोगों को सलाह दे सकते हैं। उसके बिना अपनी दुकान, अपना कारोबार करने के लिए जिस तरह से बयानबाजी करते हैं वो पूरी तरह से गलत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री, उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जाते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। की स्थिति काफी नाजुक है। ऐसे स्थिति में पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि नोट ज्यादा से ज्यादा छापा जाए, स्पेंडिंग्स बढ़ाया जाए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देश की जीडीपी -7.5 पे पहुंच गई है। जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक इकोनॉमी ढर्रे पे नहीं आ सकती। अलग अलग तरीके से लोगों के हाथ में पैसे जाने चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग को पैसा मिले, अलग अलग माध्यम से रोजगार मिले, और जब तक देश की बड़ी आबादी के पास उसकी परचेस पावर, क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक देश में अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आने वाली। चंद लोगों के शेयर के दाम बढ़ जाने से देश की जीडीपी बढ़ गई, अगर ये किसी की सोच है तो हमें लगता है ये गलत है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र को, जो लगातार हमारी जीडीपी को बचाए रखती है, उसमें बहुत सारी मदद देनी होगी, किसानों को मदद करनी पड़ेगी, और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम कैसे मिले, गरीब वर्ग के हाथ में पैसे कैसे पहुँचे। ये कार्यक्रम जब तक देश में नहीं बनेगा तब तक जीडीपी या देश की अर्थव्यवस्था ढर्रे पे नहीं आने वाली। चंद लोगों को पैसा बांट देने से देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये सोच केंद्र सरकार की गलत है। अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को लेके पिछले 7 सालों में, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, उस समय के सलाहकार छोड़कर भाग गए। रिजर्व बैंक को जिस तरह से रिजर्व पैसे केंद्र सरकार लेते जा रही है, रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे के चले जा रहे हैं। हमें लगता है अर्थ कारण और राजकारण इसमें फ़र्क है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो सलाहकार हैं, उनकी बातें मानी नहीं जाती, अपने मन से कुछ निर्णय हो जाते हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, और जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं पे रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण गरीब आदमी, आम आदमी के पास स्पेंडिंग पावर कम होने से ही देश की अर्थव्यवस्था ये खतरे में आ गई। यूपीए के कार्यकाल में चाहे मनरेगा हो या आम मजदूर किसानों को पैसा देने का कार्यक्रम हो, उसी के कारण गांव-गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। मोदी सरकार आर्थिक सलाहकारों को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही। Your take on Chidambaram's statement? The way Mr. Chidambaram has said, definitely GDP is in 7.5 minus growth. It is very serious. Until and unless the purchasing power of the Indian will not increase, the GDP and economy cannot be get boost. The way Mr. Modi is supporting some big houses, it cannot boost the Indian economy. It required that every individual, every poor, every common man will have their spending power. It should be increased. Until and unless the people purchasing power is not increased, the economy will not be boosted in this country. Have this Modi government failed? Totally, Modi government failed to control the Indian economy. Only announcement has been done that 5 trillion economy will be there of the Indian economy. I think the way the things are handled, whether it is demonetization, whether it is GST, whether COVID situation, lockdown situation, the money have to be pumped to the individual, but that kind of thing has not been done. Only
The reserve of the Reserve Bank has been extracted from the Reserve Bank to pump into the Indian economy or Indian government expenditure, which is very much danger. They have to bring some social program, some kind of a money pumping to the common man, like scheme Manrega. Some new scheme have to be introduced to pump money to the individuals. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।